हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं उनके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको वेरिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान चाहिए, जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। आज वाला वीडियो जो हम बताने जा रहे हैं उस वीडियो के अंदर है वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन इसके अंदर चीजें क्या हैं? इसके अंदर चीजें हम आपको बताएंगे क्रमवार, कि किस प्रकार से आपको उन डॉक्यूमेंटों को क्रमवार अरेंज करना है, कितनी आपको कॉपी चाहिए डॉक्यूमेंट की। साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैंडिडेट को पता तो है लेकिन वो एक्चुअली किस फॉर्म में लेके जानी है वो पता नहीं। तो ये सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आप किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई मिस्टेक करने से बचें। तो बच्चों, पहली बात क्या है कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हमें क्या क्या चाहिए था। देखो, 10th मार्कशीट हमारी। अब यहां से कुछ बच्चों के सवाल आ जाते हैं। 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट, ये समझ लीजिए आप नंबर 1 पॉइंट ले लेते हैं इसको हम। ये 1 नंबर है, ये अपना 2 नंबर है। ठीक है, 12th मार्कशीट और 10th मार्कशीट। यहाँ पर कई बच्चों के सवाल आए हैं यहाँ पर कि सर पहले क्या होता था। अच्छा, 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट का बेस क्या है? 10th मार्कशीट का बेस होता है आपके एज वेरिफिकेशन के लिए। देखो, पहले क्या होता था कि मार्कशीट और आपकी जो सर्टिफिकेट था ये एक में ही आते थे। जैसे ऊपर आपके मार्क्स दे दिए और नीचे आपका सर्टिफिकेट दे दिया। आजकल क्या होता है, आजकल मार्कशीट अलग आती है और सर्टिफिकेट अलग आता है। तो कईयों के सवाल ये आते हैं कि सर हमारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो एक ही है, क्या इसके अंतर्गत कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी? तो बच्चों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपकी जो मार्कशीट होती है वो मार्कशीट आपके मार्क्स के सत्यापन के लिए है, और आपका जो सर्टिफिकेट होता है या कई बार मार्कशीट के अंदर ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी लिखी होती है, तो वो आपके आयु के संबंध के अंदर बताने के लिए काम में ली जाती है। तो हमें 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और साथ में तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या था, हमारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मैं क्रमवार बता रहा हूं कि क्या क्या आपको चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के संबंध में भी कई क्वेरी आई हैं। कई क्वेरी क्या आई हैं? देखो, पहली बात तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन से कमतर तो कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है। नंबर दूसरी बात कि अगर जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन के अंदर उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे लेके आएंगे? प्रोविजनल सर्टिफिकेट का तरीका सीधा सा होता है कि आपको जहां से आपने पास आउट है या जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप पास आउट है, आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक लिखित एप्लीकेशन देनी पड़ती है जाकर के। उस लिखित एप्लीकेशन के एवज में क्या होता है, वो कुछ शुल्क लेते हैं और शुल्क लेकर के आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको या तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो आपका ओरिजिनल है वो, अदरवाइज आपको अगर आपने डिग्री अभी रिसेंटली कंप्लीट की है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। क्या क्या बताया? 10th मार्कशीट हो गई आपकी, 12th मार्कशीट हो गई, इसके अलावा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के अलावा क्या मांगा था उन्होंने? उसके अलावा जो उन्होंने मांगा था वो मांगा था कि हायर कंप्यूटर एजुकेशन, हायर कंप्यूटर एजुकेशन डिग्री। आपके पास हायर कंप्यूटर एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें अगर राजस्थान से हैं तो जनरली राजस्थान वाले क्या करते हैं, RSCIT का कोर्स करते हैं, तो आपके पास RSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए या अदर कोई हायर कंप्यूटर एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए जो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी बता रखी है और हमने भी आपके साथ डिस्कस कर रखी है। तो आपके पास अगर RSCIT सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी हायर कंप्यूटर एजुकेशन की डिग्री वो भी आपके पास वहां पर होनी चाहिए। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र। और यहां पर भी कई क्यूरीज आई हुई हैं कि सर किसी ने रैंक तो अच्छी हासिल कर ली लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखो बच्चों, क्या है कि जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है कि वो चीजें होनी ही होनी चाहिए। अगर वो चीजें नहीं हैं तो आपके कैंडिडेचर के बारे में बोर्ड को सोचना भी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है और आपने चाहे रैंक फर्स्ट भी हासिल कर ली तो विदाउट एक्सपीरियंस आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो।
तो उस कंडीशन में डीवी के दौरान आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपकी सीट आपके अगले जो रैंक वाला कैंडिडेट है उसको अलॉट कर दी जाएगी। तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो होना बहुत जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। अगर आपका एक्सपीरियंस एक दिन भी कम पड़ता है तो आपको किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है? 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, हायर जो कंप्यूटर एजुकेशन की डिग्री हो गई और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो है ना, इनकी आपको 2 कॉपीज चाहिए। 2 कॉपीज कैसे? 1+1 के फॉर्म में अरेंज्ड। एक जो है वो आपके पास ओरिजिनल सेट होना चाहिए और दूसरा जो आपके पास उसी का फोटोकॉपी सेट होना चाहिए। होता क्या है, विभाग के द्वारा जब डीवी करवाया जाता है तो आपका जो फोटोकॉपी वाला सेट है वो जनरली सबमिट हो जाता है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके तहत तो ऐसा ही होता हुआ आया है। बाकी स्टेट के अंदर भी क्या होता है, ऐसा ही होता है कि 1 सेट जो है वो विभाग के अंदर सबमिट हो जाता है। बाकी ओरिजिनल सेट आपको दे दिया जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं उस दौरान, और किसी भी प्रकार की कोई इसके अंदर मिस्टेक ना निकले। तो इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट। आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या बताया था? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए टोटल 3 बच्चों। 3 कौन कौन से? मैंने पहले भी कहा था कि 1+2 के ऑर्डर में अरेंज होंगे। 1+2 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि जहां से आपने अपनी लास्ट एजुकेशन ली है, उस लास्ट एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। वहां का कोई प्रिंसिपल हो सकता है या कोई भी हायर डिग्री जो करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू करता हो वहां से। मेनली प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन में लिखा हुआ तो आपको प्रिंसिपल को ही लाना है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? अगर शिक्षा अधिकारी नाम लिखा है, प्रिंसिपल के बजाय आप शिक्षा अधिकारी से भी करा सकते हो, लेकिन आपको वहां से जहां से लास्ट एजुकेशनल आपने ली है वहां से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। बाकी 2 करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए? 2 करेक्टर सर्टिफिकेट जो होने चाहिए वो वह होने चाहिए जो आपके गैजेटेड ऑफिसर हों, ठीक है, और आपके नोन नहीं हो। ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो, आपको उनके द्वारा जारी किया गया जो प्रमाण पत्र है आपके मतलब रिलेटेड ना हो। ठीक है। रिलेटेड का मतलब है कई बार क्या होता है कि ब्लड रिलेटेड हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कि अपने दूसरे रिलेशन में निकल जाते हैं, तो वो आपके ऐसी रिलेशन में ना हो। हाँ, नॉन हो सकता है वैसे। ठीक है। तो आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट जो लेके आने हैं वो उनके द्वारा लेके आने हैं। ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो मतलब गजेटेड ऑफिसर हो, और दूसरी बात ये जो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराने ना हो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक। क्लियर है बच्चों इतना? तो ये छठा पॉइंट जो हो गया वो किसके बारे में हो गया? वो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। अगले पॉइंट की बात कर ले, पॉइंट नंबर 7 ले लेते हैं हम। जो पॉइंट नंबर 7 है इसके अंदर हम बात करेंगे आपके मूल निवास की। ठीक है। क्या चाहिए आपको? मूल निवास होना चाहिए आपके पास में। मूल निवास जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राजस्थान के निवासी हैं उन राजस्थान के निवासियों को जो यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे से संबंधित बेनिफिट मिलते हैं वो तभी मिल पाएंगे जब वो राजस्थान के, अदरवाइज उनको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। इसलिए आपको एक मूल निवास जो है और मूल निवास की भी आपको एक कॉपी जो है अपने पास रखनी जरूरी है। ठीक है। नंबर 8वें पॉइंट की बात कर लें कि और क्या चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा क्या बताया था आपको? कास्ट सर्टिफिकेट। हमने क्या बताया था आपको? कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में क्या क्या होता है? जाति प्रमाण पत्र जो है उसके अंदर जैसे आपका अगर ईडब्ल्यूएस कोटा है, अगर आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से अप्लाई किया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र मांगा है तो वह अगर 1 साल से पुराना है, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल से पुराना होने पर नया बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक एफिडेविट या शपथ पत्र दे सकते हो और शपथ पत्र देकर के क्या कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाओगे डीवी के अंदर। दूसरा क्या है, अगर SC ST कोटे से बिलोंग करते हो तो SC ST से कोटे से अगर बिलोंग करते हो तो उस कंडीशन के अंदर बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती है। रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हो, ओबीसी नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हो तो उस कंडीशन के अंदर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तो 1 साल ही होती है। लेकिन अगर आपका 3 साल से कम पुराना है और आपने रिन्यू नहीं करा रखा है तो आप एक एफिडेविट या शपथ पत्र के माध्यम से अपनी एलिजिबिलिटी जो है उसको घोषित कर सकते हो। अगर 3 साल से पुराना है तो उस कंडीशन में आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों इतना?
तो ये किसकी बात हो गई, ये कास्ट सर्टिफिकेट के संदर्भ में बात हो गई। और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर नेसेसरी होंगे, देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी बोर्ड के द्वारा, ठीक है, या विभागों के द्वारा डीवी करवाया जा रहा है, वहां उनके बेसिस पे ली गई इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही हम आपको ये सारी की सारी बातें बता रहे हैं। हो सकता है कि जो आपका आंगनवाड़ी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो इसमें कुछ चीजों के अंदर भिन्नता मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, सिमिलर होती है, इसलिए हम यही आशा करते हैं कि यही पैटर्न उनके द्वारा यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कौन सा सर्टिफिकेट आता है, और सर्टिफिकेट आता है जैसे कि डाइवोर्स्ड महिलाएं हैं, जो आपकी विडो हैं, जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इसके अलावा जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब जो स्पेशल कोटा जिनको दिया गया है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले पर्सन होते हैं, इनकी अगर इनके संदर्भ में बातें करें तो डाइवोर्स के लिए पहले ही बताया हुआ है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले माननीय न्यायालय के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है जिसमें आपको डाइवोर्स दिया गया है, उसकी कॉपी चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर विडो हैं तो विडो के संबंध में क्या है, विडो के संबंध में आपके पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो चाहिए, साथ में आपको चाहिए आपके पति के साथ आपका रिलेशन जो डॉक्यूमेंट घोषित करता है कि आप पति पत्नी थे पहले, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वो आपको चाहिए। जैसे आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपके पति पत्नी का रिलेशन जो है वो घोषित होता हो सरकार के द्वारा, ऐसा एक डॉक्यूमेंट चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स कोटे का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंदर मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड जिस क्राइटेरिया का बताया गया है वो घोषित किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट नंबर 10 जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने आप को मैरिड घोषित किया है, जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था तो फॉर्म फिलअप के दौरान तो उन कैंडिडेट को मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, विवाह प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है, प्लस साथ में क्या चाहिएगा, संतान की कंडीशन में संतान प्रमाण पत्र। इसमें क्या है, बोर्ड के द्वारा या विभागों के द्वारा संतान अगर नहीं है तो भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और उनके द्वारा एक एफिडेविट ये भी लिया जा रहा है कि 2 से अधिक संतानें हमारे नहीं होंगी या 2 से अधिक संतानें नहीं होने चाहिए। राजस्थान के अंदर रूल है, अगर 2 से ऊपर संतानें होती हैं तो फिर आपकी सर्विस में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास, और संतान प्रमाण पत्र जो है वो भी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स जो है उन डॉक्यूमेंट्स पे कुछ मिस्टेक्स आ जाती है, तो मिस्टेक्स होने पर क्या होता है, अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो आपके द्वारा उसी विभाग के द्वारा जो आपका डीवी ऑर्गेनाइज करवा रहा है वह विभाग आपसे एक शपथ प्रमाण पत्र ले लेता है, एक एफिडेविट ले लेता है, ताकि विभाग क्या होता है अपनी तरफ से ये सुनिश्चित कर लेता है कि आप उस वैकेंसी के अंदर डीवी के लिए पात्र हैं। अपात्र घोषित होने पर आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर आप पात्र हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके डॉक्यूमेंटों के अंदर, तो उस दौरान आपको किसी शपथ पत्र देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे और क्या चाहिए, इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो चाहिए आपके पास। अगर पॉइंट नंबर 11 की बातें करें तो वो एक हस्तलिखित शपथ पत्र लेंगे। हस्तलिखित शपथ पत्र जो है इसकी लैंग्वेज बोर्ड के द्वारा अपलोड कर दी जाती है साइट के ऊपर, तो हस्तलिखित शपथ पत्र है। और हस्तलिखित शपथ पत्र के अलावा एक जाली दस्तावेज शपथ पत्र भी लिया जाता है, जाली दस्तावेज शपथ पत्र भी बोर्ड के द्वारा मांगा जाता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, इसके अलावा आधार कार्ड। देखो आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन जो निकल के सामने आई है वो है कि आधार कार्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिजिटल आधार कार्ड होना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले जो आधार कार्ड आते थे वो नॉर्मल आधार कार्ड आते थे जिसमें नाम हो गया आपका, ठीक है, उसमें कोई क्यूआर कोड नहीं होता था। अब जो आधार कार्ड आता है उन आधार कार्ड में क्या होता है, उन आधार कार्डों के अंदर क्यूआर कोड होता है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास, और इस क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड को ही हम डिजिटल आधार कार्ड बोलते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास आधार कार्ड पुराना है वो क्या कर सकते हैं, यूआईडी की साइट पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर के जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उस साइट पे जाकर के अपने नंबर डाल करके अपना नया आधार कार्ड जनरेट कर सकते हैं। जो नया आधार कार्ड जनरेट होके आ रहा है वो क्यूआर कोड वाला है, ताकि अगर आपके क्यूआर कोड को स्कैन किया जाए तो वही इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी जो आपके आधार कार्ड में है, तो वो डबल सत्यापन हो जाता है। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि जो आपका आधार कार्ड होना चाहिए वो आपका आधार कार्ड कैसा होना चाहिए, आपका आधार कार्ड डिजिटल आधार कार्ड यानी कि क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड आपका वहां पर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्या मांगा गया है, इसके अलावा आपसे मांगी गई आपकी फोटो पासपोर्ट साइज,
पासपोर्ट साइज आपकी कलर फोटो होनी चाहिए वहाँ पे। और क्या मांगा गया है, और मांगा गया है आपका स्क्रूटनी फॉर्म। अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म आए नहीं है, जैसे ही स्क्रूटनी फॉर्म आएंगे, स्क्रूटनी फॉर्म के आने पर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करते हो आप, स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप फीस डिपॉजिट करते हो, तो उस फीस की रसीद भी क्या है आपको साथ साथ में चाहिए होती है जब आप क्या करते हो, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत जाते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, जो यहाँ पर हमने आपको क्रमवार बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट आपको वहां पर चाहिए होते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ क्यूरीज हो सकती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कई कैंडिडेट के अंदर ऐसा देखा गया है कि डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ अनियमितताएं होती हैं या डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते। तो जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, उस कंडीशन में मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर दूं कि बोर्ड के द्वारा आपसे उस टाइम पर एक शपथ पत्र ले लिया जाता है और आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि इस निर्धारित समय अवधि के दौरान आपके द्वारा उन डॉक्यूमेंट को जो आपके पास कम है उनको पूर्ति उनकी कर देनी है, अदरवाइज आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उस तय समयावधि के दौरान अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कर लेते हैं, विभाग को डिपॉजिट करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है उस पर कंसीडरेशन किया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट माना जाएगा। तो ये बच्चों इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाएगी। इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत हमने ये कोशिश की है कि जो जो चीजें आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, उनको हमने क्रमवार तरीके से अरेंज करके बताया है कि कितनी आपको कॉपीज चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, और उन डॉक्यूमेंटों में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि आपको आधार कार्ड डिजिटल कौन सा होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा आपको ना आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और डाइवोर्स सर्टिफिकेट, या अच्छा एक क्यूरी ये भी आती है कई बार कि सर हमने फॉर्म के अंदर कुछ ऐसा फिलअप कर दिया है, क्या अब कुछ करेक्शन की पॉसिबिलिटी है? तो देखो, पहली बात तो माना वही जाता है जो आपने फॉर्म के अंदर फिलअप किया है। आपने फॉर्म में अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो उस कंडीशन में आपके ऊपर सवाल, क्वेश्चन मार्क जो है वो विभाग लगा सकता है। अब वो विभाग पर डिपेंड करता है कि वह विभाग आपको किस बेसिस पर और किस आधार पर एलिजिबल घोषित करे। कई बार विभाग जो होते हैं वो करते क्या है कि वो एक शपथ पत्र लेके घोषित कर सकते हैं, या कई बार विभाग कैंडिडेचर कैंसिल भी कर देता है, मोस्टली कैंसिल कर देता है। लेकिन हम उस बात को हम नहीं बता सकते कि आपके साथ उस कंडीशन में क्या होने वाला, वो उस पर्टिकुलर विभाग के ऊपर डिपेंड करता है जो आपका डीबी करवा रहा है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करेगी बच्चों। अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम हमारे द्वारा आपको बार बार प्रोवाइड कराई जाएंगी। कुछ अगर मिस्टेक लगती है आपको अपने डॉक्यूमेंटों में तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।